લાંબા સમયથી જેની રાહ જોવાઈ રહી હતી તે કેન્દ્રીય પ્રધાનમંડળના વિસ્તરણનું કાઉન્ટડાઉન હવે શરૂ થઈ ચૂક્યું છે। સાંજે 5:30 થી 6 કલાકે નવા મંત્રીઓને શપથ લેવડાવવામાં આવે તેવી સંભાવના છે। હાલ કેન્દ્રીય કેબિનેટમાં 53 મંત્રીઓ છે। કેબિનેટમાં મહત્તમ 81 મંત્રીઓનો સમાવેશ કરી શકાય છે, તો કેન્દ્રીય કેબિનેટમાં આમ 28 મંત્રી પદ ખાલી પડ્યા છે। નવા વિસ્તરણમાં 17 થી 22 મંત્રીઓને શપથ ગ્રહણ કરાવાય તેવી પણ સંભાવના છે। વડાપ્રધાન કેટલાક યુવા ચહેરાઓને પણ કેબિનેટમાં સમાવેશ કરે તેવી સંભાવનાઓ છે, તો મંત્રીઓની સરેરાશ ઉંમરમાં ઘટાડો થશે। આ સાથે જ પ્રોફેશન મંત્રીઓની સંખ્યામાં પણ વધારો થશે। અને આજ મુદ્દે સંદેશ વિશેષમાં આગળ પણ ચર્ચા કરીશું। हमारी साथी અત્યારે જોડાઈ ગયા છે वरिष्ठ पत्रकार जयेशभाई ठकरार और हमारा संवाददाता दिल्ली थी अजय यादव हमारी साथ जुड़ाएला है। अजय, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, दिल्ली में हाल कैसा माहौल है और जो विस्तरण होने वाला है उससे लेके क्या जानकारी? देखिए, फिलहाल अगर माहौल की बात करें तो जब भी कैबिनेट का रिसफल होता है या विस्तार होता है या फेरबदल होता है, तब एक तरह से राष्ट्रपति भवन का नज़ारा थोड़ा आप सिग्नल देने लगता है। लेकिन अगर अभी की बात करें तो राष्ट्रपति भवन में जैसी खबर है उसके मुताबिक अभी कोई ऐसी लिस्ट नहीं गई है जिससे ये पता चल सके कि कैबिनेट रिसफल आज होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो 11 बजे कैबिनेट की मीटिंग होने वाली थी, जिसमें माना जा रहा था कि महंगाई भत्ते पे आज विचार हो सकता है। केंद्र सरकार इस मामले में फैसला कर सकती है क्योंकि 3 किस्तें जो है डीए की रुकी हुई है, तो वो 11 बजे जो बैठक होने वाली थी उस बैठक को टाल दिया गया है फिलहाल। तो दूसरी खबर ये है। तीसरी खबर की अगर बात करें तो जब भी कैबिनेट रिसफल होता है तो प्रधानमंत्री आवास से लेकर के जैसे कि संभावना है जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के प्रेसिडेंट है, बीजेपी मुख्यालय, यहां पर नेताओं का जमावड़ा कहीं न कहीं देखने को मिलता है या आवाजाही देखने को मिलती है। कहीं भी सिंगल पर्सन की या सिंगल लीडर की आवाजाही देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन जिस तरह की खबरें हैं जो पहले से चल रही है कि शाम को 6 बजे कैबिनेट का विस्तार होना है या फेरबदल होना है, उसमें जो क्राइटेरिया रखा गया है, जो पहले से कुछ नेताओं से चर्चा के दौरान पता चला है कि एक तो 2 सालों के कामकाज के दौरान जिन नेताओं का परफॉर्मेंस प्रधानमंत्री मोदी को अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि इसके पहले कई सारी बैठकों का दौर हुआ जिसमें कई सारे मंत्रालयों से जुड़े हुए जो कामकाज है उसकी समीक्षा की गई। उसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि कौन से मंत्री फिलहाल रह सकते हैं और कौन मंत्री नहीं रह सकते हैं। तो ऐसे मंत्री भी जा सकते हैं, जिससे इसको सिर्फ कैबिनेट का विस्तार नहीं कहा जा रहा है बल्कि कैबिनेट का फेरबदल भी कहा जा रहा है। और साथ ही साथ कई सारे मंत्री ऐसे हैं जिनके पास 4 से 5 विभाग है और कह सकते हैं कि 4 से 5 विभाग एक दूसरे के विपरीत है, यानी एक ही मंत्री अगर उस पर काम करना चाहे तो उसको अलग अलग मोड में आना पड़ेगा। तो माना यह जा रहा है कि जो 4 से 5 मंत्रालय जिन लोगों के पास है उनकी संख्या 4 से 5 के करीब बताई जा रही है। ये मंत्रालय अलग अलग जो नए लोग शामिल किए जाएंगे उनको दिया जा सकता है। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी यही है कि 5 राज्यों, अगर गुजरात को ले लिया जाए तो 6 राज्य अगर कह सकते हैं कि इनमें विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो एक तो विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस कैबिनेट रिसफल को किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कई सारे लोग थे जो 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ थे, लेकिन कई सारे लोग नए जुड़े हुए हैं और कई सारे लोग बिछड़े हुए हैं। तो ऐसे में नए लोग जो जुड़े हैं उनको जगह भी देनी है और जो बिछड़े हुए लोग हैं उनकी भरपाई भी करनी है। तो इस लिहाज से कई एंगल से मोदी सरकार का ये रिसफल देखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल अभी जो नजारा है दिल्ली का, उसमें ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं दिख रही है जैसा अमूमन कैबिनेट रिसफल के पहले देखने को मिलता था। जी अजय जुड़े रहेगा हमारे साथ, ज्यादा जानकारी आपके पास से लेंगे। जयेशभाई, જે રીતે અત્યારે કેબિનેટના વિસ્તરણની ચર્ચાઓ આમ તો છેલ્લા ઘણા સમયથી ચાલી રહી છે અને આજે ફાઇનલી દિવસ છે કે જ્યારે કેબિનેટનું વિસ્તરણ થવા જઈ રહ્યું છે, આપણા મત મુજબ આ કેબિનેટ વિસ્તરણમાં કયા નેતાઓને કયા એવા મંત્રીઓ ઉમેરવામાં આવશે અને કયા સમીકરણો જે છે તે બેસાડવામાં આવશે? દિવ્યા, એક મહત્વનું સમીકરણ તો એ છે કે એક તો 5 રાજ્યોમાં ચૂંટણી આવી રહી છે, તદુપરાંત બિહાર જેવા રાજ્યોમાં જે ચૂંટણી પૂરી થઈ છે અને મોદી સરકારના જે 2 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે એમાં જે લોકોએ સહયોગ આપ્યો છે, સરકારનું એક સૂત્ર રહ્યું છે સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ, તો એ મુજબ જે સહયોગીઓ જેમ કે જનતા દળ યુનાઇટેડ છે તો એમને 2 મંત્રી પદ આપવામાં આવે એવી પૂરેપૂરી શક્યતા છે। તદુપરાંત મધ્યપ્રદેશમાં જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયાએ જે રીતે કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં આવી અને મધ્યપ્રદેશ સરકાર બનાવવામાં ભાજપને મદદ કરેલી, એમનું મંત્રી પદ નિશ્ચિત માનવામાં આવે છે।
આ જ રીતે આસામમાં 5 વર્ષ ભાજપની સરકાર રહી અને જીતાડવામાં પણ જેમણે મદદ કરી અને પછી જેમને મુખ્યમંત્રી પદ ના મળ્યું, સર્વાનંદ સોનોવાલને મુખ્ય અને કેબિનેટમાં લેવામાં આવે એવી શક્યતા છે. ઉત્તરાખંડમાં તીરથસિંહ રાવત કે જેમને મુખ્યમંત્રી પદેથી હટાવવામાં આવ્યા છે, પરંતુ લોકસભાની બેઠક ઉપરથી એ જીતેલા છે અને ત્યાંથી એમણે હજુ સુધી રાજીનામું આપ્યું નથી, એમને પણ મંત્રી પદ મળે એવી શક્યતા છે. મહારાષ્ટ્રના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી નારાયણ રાણેને પણ તક મળે એવી શક્યતા છે. તો આ રીતે જોવા જઈએ તો લગભગ 1.5 ડઝન જેટલા લોકો નવા મંત્રી બને એવું માનવામાં આવે છે. અને દિવ્યા, એક મહત્વની વાત એ છે કે અત્યારે જે કેબિનેટ છે એમાં 10 મંત્રીઓ એવા છે કે જેમની પાસે કુલ 27 મંત્રાલયોનો ભાર છે, જેમાં નિર્મલા સીતારામનથી પ્રકાશ જાવડેકર સુધીના મંત્રીઓ છે. તો આ બધા ઉપર ઓવરલોડ છે. તો કેટલાક મંત્રીઓને સંગઠનમાં મૂકવામાં આવશે, તો કેટલાક લોકોને સંગઠનમાંથી મંત્રી પદ મળે એવી શક્યતા છે. એટલે એક પ્રકારે જોઈએ તો 5 રાજ્યોની ચૂંટણી ઉપરાંત એમના પછી રાષ્ટ્રપતિ અને ઉપરાષ્ટ્રપતિ પદ માટેની પણ ચૂંટણી આવી રહી છે. તો આ બધા સમીકરણો જોવાઈ રહ્યા છે. હવે અપના દળ જે છે, જે ભાજપનું કુર્મી વોટ માટેનું સહયોગી સંગઠન છે, એમને અનુપ્રિયાજીને પણ મંત્રી પદ મળે એવી શક્યતા છે. અને એલજેપી એમની સાથે પણ ભાજપનું ગઠબંધન એમને પણ મંત્રી પદ મળશે. આ ઉપરાંત જે અત્યારની કેબિનેટ છે એમાં કેટલાક ફેરફારો પણ છે, જેમ કે અગાઉ અકાલી દળ ભાજપની સાથે હતું, શિવસેના ભાજપની સાથે હતું, જેઓ હવે સહયોગી સંગઠન નથી. તો આ રીતે આખો જે 2 વર્ષ દરમિયાન જે સત્તાના સમીકરણો બદલાયેલા છે એમનું પ્રતિબિંબ આ નવી કેબિનેટમાં જોવા મળશે. અને કદાચ એવું માનવામાં આવે છે કે સૌથી વધુ યુવા કેબિનેટ જે ભારતની હશે તે આગામી કેબિનેટ હશે, એવું પણ એક ચિત્ર ઉઠશે એવું માનવામાં આવે છે. जी जयेश भाई, और अजय ये भी जानना चाहेंगे कि अभी जैसे कल की ही बात करें, 8 ऐसे राज्य जहां पे राज्यपाल चुने गए हैं, नियुक्त किए गए, उसको इस कैबिनेट के विस्तरण से अगर जोड़ा जाए तो क्या कहेंगे आप? देखिए, उसको अगर कैबिनेट के वितरण से जोड़ा जाए तो उसमें एक थावरचंद गहलोत का नाम है, जिसमें वो मोदी सरकार में मंत्री भी थे और उनकी जगह पे कहा यह जा रहा है कि कोई दलित चेहरा जो धाकड़ चेहरा हो सकता है उसको लिया जा सकता है. लेकिन उसका लिंक कहीं न कहीं राजस्थान से जोड़ने की बातें की जा रही है. लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि रिसफल से पहले राज्यपाल के जो स्थानांतरण या कह सकते हैं कि फेरबदल को सिंपल तौर पे सिर्फ थावरचंद गहलोत के ही नाम के तौर पे देखा जा सकता है, क्योंकि इसके पहले जो राज्यपाल का स्थानांतरण किया गया है, कई लोगों के कार्यकाल पूरे हो गए थे और कई जगहों पे एक साल से लंबे समय से इंतजार था, और उसमें थावरचंद गहलोत का ही नाम इस कैबिनेट विस्तार से जोड़ा जा सकता है कि नए लोगों को जगह दी जा सकती है उनकी जगह पे. जी. और अजय ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश के जहां पे अभी अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं और इसी वजह से ये 2 राज्यों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा इस कैबिनेट के विस्तरण में. देखिए, उसमें बिहार तो नहीं कहा जा सकता. बिहार में सिर्फ कह सकते हैं कि सत्ता का समीकरण साधने के लिए मोदी सरकार रिसफल में लोगों को हिस्सेदारी बनाएगी, क्योंकि जेडीयू जो है सरकार में शामिल नहीं है. भारतीय जनता पार्टी के 16 सांसद हैं, 5 वहां से मंत्री बनाए गए हैं. ऐसे में जेडीयू की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि जेडीयू को भी 4 सीटें मिलनी चाहिए. वहीं पर एलजेपी जो है उसमें 2 फाड़ हुआ है फिलहाल पशुपति पारस के साथ, जो 4 सांसद है, और माना जा रहा है कि मोदी सरकार की तरफ से पशुपति पारस के जो खेमे को जगह दी जा सकती है. लेकिन मेन फोकस जो है उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में मेन फोकस इसलिए भी है कि बड़े लंबे समय बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उत्तर प्रदेश में आई है. तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहेगी कि अगली बार भी भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार रहे, क्योंकि पिछले 20-25 सालों से देखने में यही आता है कि जिसकी एक बार सरकार आती है अगली बार उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार नहीं बनती है. तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने भी चुनौती है कि क्या 2022 में भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता वापसी कर सकती है या नहीं कर सकती है. उसके सामने अगर मुख्य रूप से चुनौती की बात करें तो अगर खुल के बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक तरह से ब्राह्मण वर्सेस राजपूत एक क्लैश देखने को मिल रहा है. कह सकते हैं कि जो ब्राह्मण लोग हैं उनके भीतर कहीं न कहीं एक इस बात को लेकर विक्षोभ है कि योगी सरकार के शासनकाल में ब्राह्मणों की अनदेखी की गई, यहां तक कि कई सारे इनकाउंटर को भी ब्राह्मणों के साथ जोड़ के देखा गया. इसी तरह से राजभर जो ओम प्रकाश राजभर है, उनकी तरफ से बार बार आक्षेप लगाया गया कि उनको न सिर्फ मंत्रिमंडल में जगह में यूपी में दी गई बल्कि उनको दरकिनार किया गया, जबकि उनके
सहारे कहीं न कहीं भारतीय जनता सत्ता में आई है। कई सारी ऐसी छोटी छोटी पार्टियां हैं जिनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने के लिए उनका उपयोग किया, लेकिन सत्ता में आने के बाद एक तरह से उनको किनारे फेंक दिया गया। तो फिलहाल वो नाराज चल रहे हैं, या कह सकते हैं कि अलग अलग संगठन बना करके भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि जो लोग नाराज हैं न सिर्फ उनको मनाया जाए, बल्कि अगर वो मानते नहीं है तो उनकी भरपाई किस तरह से की जाए, ये तमाम सारे इस मुद्दे जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने हैं। तो उसमें जो अभी पहले जो जिक्र किया हमारे गेस्ट ने कि जो अनुप्रिया पटेल है उनको कुर्मी मतदाताओं को साधने के लिए अनुप्रिया पटेल को लाया जा सकता है। साथ ही साथ वरुण गांधी का भी जिक्र आ रहा है, तो उसमें सिर्फ यही बात है, जबकि वरुण गांधी खुद भारतीय जनता पार्टी के हैं, कि पीलीभीत के इलाके में भारतीय जनता पार्टी छोटे से छोटे इकाई में जाकर के एक एक सीट को जीतने की कोशिश करेगी। वरुण गांधी भी एक खास इलाके में एक खास चेहरा है, तो ऐसे में उनको भी साधने की कोशिश होगी, जो कि वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। खास करके ब्राह्मणों को भी साधने की कोशिश होगी। कहा यह जा रहा है कि कुछ ऐसे चेहरे देने की कोशिश की जाएगी ताकि ब्राह्मणों में जो असंतोष है उसको कहीं न कहीं दूर किया जा सके, और छोटी इकाइयों को ज्यादा तौर पे साधने की कोशिश होगी। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश मेन फोकस में है। और इसके अलावा अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की खबरें चल रही है उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी बहुत कम 2 सीटों से लेकर के इतनी ज्यादा सीटों पे आई है। यह भी जा रहा है कि आकलन यह भी किया जा रहा है कि वहां पे न सिर्फ टीएमसी जीती है बल्कि भारतीय जनता पार्टी भी जीती है। अगर टीएमसी कोलैप्स करती है तो भारतीय जनता पार्टी अगली दावेदार है। तो वहां पे पार्टी को किसी भी सूरत में मजबूत करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी से की जाएगी, और जिससे इस कैबिनेट रिसफल में जगह दी जा सकती है। इसी तरह से महाराष्ट्र में भी, चूंकि अभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर है और उसकी मेन सहयोगी शिवसेना उससे छिटक चुकी है, तो न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को वहां जो चेहरे हैं उसको स्टैब्लिश करने की कोशिश की जाएगी, बल्कि इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया जाए ताकि आने वाले जो तीनों घटक हैं, चारों घटक हैं जो अभी बीजेपी के अगेंस्ट में, उसको चुनौती भी दी जा सके, या जो मराठा अस्मिता है उसको जोड़ा जा सके। तो एक तरह से 3-4 ऐसे राज्य हैं जिस पे फोकस किया जाएगा। जैसा कि पहले बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक बात और भी इन दिनों कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी में वही पुराने चेहरे लगातार चलते चले आ रहे हैं। कभी कांग्रेस को भी जब सत्ता से जाना पड़ा था तो कुछ लोग जो इंटेलेक्चुअल्स थे उनकी तरफ से कहा जाता था कि कांग्रेस जो है बूढ़ों का पार्किंग प्लेस है जी। वही चेहरा कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस बार कहा जा रहा है कि कैबिनेट रिसफल में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को तरजीह दी जाएगी ताकि भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाने वाली एक लीडरशिप तैयार हो सके। जी अजय जुड़े रहेगा। જયેશભાઈ, જે રીતે આપણે અલગ અલગ રાજ્યોની વાત કરી, ઇલેક્શન ગુજરાતમાં પણ છે અને એટલા જ માટે ગુજરાતમાંથી પણ શું કોઈ ચહેરો આગળ જઈ શકે, અને આ સાથે જ અલગ કયા કયા સમીકરણો, જાતિવાદી સમીકરણો અને યુવાઓને પણ તક મળશે આ વિસ્તરણમાં? દિવ્યા, સૌથી મોટો પડકાર આ કેબિનેટનો એ જ છે કે એમનું જે સરેરાશ વય છે એમને ઘટાડવાની મોટી કવાયત ચાલી રહી છે। અત્યારે જે સરેરાશ વય છે એ 60 વર્ષની છે, અને ભાજપ સરકાર કે જે યુવાનો ઉપર સૌથી વધારે ફોકસ કરી રહી છે, અને આગામી ઇલેક્શનની વાત કરીએ તો યુવાનોનું મહત્વ સૌથી વધારે છે એવું વડાપ્રધાન વારંવાર કહી ચુક્યા છે। તો એક રીતે યુવા ચહેરાઓને તક આપવામાં આવશે, અને તેમાં સૌથી જો મેરિટ ઉપર કોઈ લીડિંગ હોય તો એ લડાખના સાંસદ છે કે જેને આપણે 0 ઓવરમાં લોકસભામાં ખૂબ જ સારી સ્પીચ આપતા સાંભળ્યા છે। તો આ ઉપરાંત ગુજરાતની વાત કરીએ તો ગુજરાતમાંથી પણ કોઈ એકાદને મંત્રી પદ મળે એવી શક્યતા છે। ગુજરાત સૌથી ભાજપ માટે સ્ટ્રોંગ રાજ્ય છે, અને ત્યાં પણ ઇલેક્શન આવી રહ્યા છે, એટલે આ એક સમીકરણ મહત્વનું છે। આપણે રાજ્યપાલોની જે વરણી છે એમાં પણ ગુજરાતનું મહત્વ જોયું છે। તો એક રીતે જોવા જઈએ તો તમામ સ્ટેટમાં કે જ્યાં ઇલેક્શન આવી રહ્યા છે એમનું એક સત્તાના જે સમીકરણો છે એમને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવી રહ્યા છે, જેમાં સૌથી વધુ ઉત્તર પ્રદેશ ઉપર ફોકસ કરવામાં આવી રહ્યું છે। એ સૌથી મોટો અગ્રતા ક્રમ છે સરકારનો, અને એના કારણે જે સમર્થકો છે કે જેમણે ભાજપ સરકારને અગાઉ સમર્થન આપેલું છે એમની સાથેના જે સમીકરણો છે એ સૌપ્રથમ સેટ કરવામાં આવી રહ્યા છે, અને આ કેબિનેટમાં ગુજરાતના કોઈ વ્યક્તિને પણ કેબિનેટમાં સ્થાન મળે એવી પૂરેપૂરી શક્યતા જોવાઈ રહી છે। जी જયેશભાઈ, આપનો આભાર જોડાવા બદલ। અજય, જાણકારી के लिए धन्यवाद। અને હવે નજર કરીએ ન્યૂઝપેપરમાં છપાયેલા અન્ય મુખ્ય સમાચારો પર। સંદેશ ન્યૂઝપેપર પર છપાયેલા તમામ મહત્વના સમાચાર પર એક નજર। હિલ સ્ટેશનો પર લોકોની ભીડ ભયાનક, ફરી લોકડાઉનની નોબત આવશે, કેન્દ્રનું કહેવું। મમતા દિવસના નિમિત્તે આજથી દર બુધવારે સરકારી રસીકરણ બંધ।
જેડબલઈ મેઇન 20મી જુલાઈથી ત્રીજા અને 27 જુલાઈથી ચોથા તબક્કાની પરીક્ષાનો પ્રારંભ થશે. સરકારની આવક ઘટી. જૂનમાં જીએસટી કલેક્શન ગગડીને ₹92,849 કરોડ. ગરીબોના અનાજમાંથી 78,000 ટન ચોખા ખાનગી કંપનીઓને આપવાનો કેન્દ્રનો નિર્ણય. તાલિબાનની નાટોની ચેતવણી. 11 સપ્ટેમ્બર પહેલા જતા રહો, નહીતર પરિણામ ભોગવવા તૈયાર રહેજો. રાજ્યમાં 9મીથી વરસાદી માહોલ બનશે. 13મીથી ગાજવીજ સાથે વરસાદ. યુરો કપ 2020ના બીજા સેમીફાઇનલ મુકાબલામાં આજે ઇંગ્લેન્ડ અને ડેનમાર્ક આમને સામને થશે. દેશ, પ્રદેશ અને વિદેશના તમામ મહત્વના સમાચારો જાણવા માટે આપ વાંચતા રહો સંદેશ ન્યૂઝપેપર.